नमस्कार, स्वागत है आप लोग का परीक्षावाड़ी चैनल पे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में राष्ट्रपति के बारे में जाना था कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, उसकी अर्हता क्या होती है, वो अनुपस्थित रहता है तो उसका कार्यभार कौन देखता है, उसको हटाया कैसे जाता है, ये सब बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, कार्य हैं या कर्तव्य हैं, उसको पढ़ा जाएगा। ठीक, ठीक, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कर्तव्य एवं कार्य। तो इसको कुछ पार्ट वाइज में पहले इसको पढ़ने का आसानी से तरीका है इसका कि इसको पार्टीशन वाइज डिवाइड करके पढ़ा जाए। तो इसको 6 भागों में बांट के पढ़ेंगे हम लोग। पहला है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति से अर्थ है मतलब कि एक राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका संबंधी उसकी क्या क्या कार्य हैं, शक्तियां या कर्तव्य हैं। फिर सैनिक के मामले में राष्ट्रपति का क्या भूमिका रहता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर कूटनीतिक शक्तियां यानी कि जो विदेशों से संबंध है उसके बारे में जानेंगे कि राष्ट्रपति की क्या भूमिका रहती है। न्यायिक शक्ति के बारे में जानेंगे कि न्याय से जो न्यायालय से संबंधित है उसके बारे में इसको क्या शक्तियां एवं कर्तव्य दिया गया है। फिर आपातकालीन शक्ति, देश में जब इमरजेंसी लगाया जाता है तो राष्ट्रपति की उसमें क्या भूमिका रहती है। फिर विधायी शक्ति, देखिए जो राष्ट्रपति होता है वो भी केंद्रीय विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है, तो इसका विधायी शक्ति भी काफी महत्वपूर्ण होता है और यह बहुत ही व्यापक, थोड़ा बड़ा विस्तृत है। इसको आज नहीं पढ़ा जाएगा, इसको आज नहीं पढ़ा जाएगा, बाकी ये हम लोग 4 को आज पढ़ा जाएगा। ठीक, कार्यपालिका, सैनिक, कूटनीति और न्यायिक। तो क्रमशः हम लोग एक एक को पढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति को हम लोग पढ़ते हैं। आसानी से समझते चलिए, कॉन्सेप्ट एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा। यह है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका का अर्थ मैं बताया था पिछले क्लास में भी कि जो विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानून है या जो विधायिका द्वारा पास किए गए कानून है उसको कार्यान्वित करना, यानी उसको जमीनी स्तर पे लागू करना, यह है कार्यपालिका का कार्य। तो राष्ट्रपति के जो देश राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, देश का जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख होता है और वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उस कार्य को कार्यान्वित करता है। तो आज हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि इसका कार्य क्या होता है और यह कुछ अपने अधिकारियों की नियुक्ति करता है, फिर अन्य कार्य करता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्रमशः आप लोग लिखते चलिएगा, थोड़ा पेचीदा है बहुत लेकिन आसानी से समझ में आएगा। देखिए इसका पहला है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होती है। निहित है, ठीक। यह हम लोग आर्टिकल 53 में पढ़ चुके हैं। जितने भी संघ जो हमारा देश का केंद्रीय स्तर का कानून है या देश की सरकार है या पूरी जो उसकी पावर है, सब जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है सब राष्ट्रपति में निहित है। इसी के नाम से पूरे कार्य किए जाएंगे। तो और समस्त इसका जो समस्त भारत सरकार की जो कार्य होगी, कार्य वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। यह आर्टिकल 77 में दिया गया है। ठीक, जितने भी कार्य होंगे देश स्तर पे कार्यपालिका से संबंधित कार्य वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे, भले उसको कोई और कार्यान्वित करे वास्तव में, लेकिन नाम राष्ट्रपति का ही रहेगा। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने समझा। फिर
परीक्षा में काफी पूछता है कि उसकी नियुक्तियां, तो राष्ट्रपति जो है वो कुछ पदों को जो केंद्रीय स्तर पे हैं उनकी नियुक्तियां करता है। तो उस एक एक नियुक्ति को हम लोग क्रमशः एक बार देख लेते हैं। जो नियुक्ति संबंधी अधिकार है वो भी कार्यपालिका से ही संबंधित है। ठीक, तो देख लेते हैं किसकी किसकी नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति जो है वो सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों का यानी मंत्री परिषद का, केंद्रीय स्तर पे जो भी मंत्री हैं, लेकिन यहां पे देखिए वो एक संविधान की परिसीमाओं से बंधा हुआ है। राष्ट्रपति वो उन सीमाओं के अंदर ही अपना कार्य को कार्यान्वित करेगा, क्योंकि किसी व्यक्ति को उठा के प्रधानमंत्री तो बनाया नहीं जा सकता, या किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में भी नहीं शामिल किया जा सकता। तो इसके लिए क्या होता है कि जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा में जो बहुमत, जो पार्टी बहुमत में आती है उसी पार्टी के एक नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक, फिर प्रधानमंत्री की सलाह से उसी के अन्य मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, लेकिन वो राष्ट्रपति ही करता है और उसके ये प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक, दोनों, कोई भी कार्य इसका अपने स्वविवेक से नहीं है। हर कार्य राष्ट्रपति का एक परिसीमाओं से बंधा हुआ है। जितना राष्ट्रपति को पावर दी गई है उतना ही उस पर अंकुश भी लगाया गया है। बहुत नाम मात्र की उसके पास पावर दी गई है। ठीक, दूसरी नियुक्ति इसकी होती है जो उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय। देश में हमारा एकल न्यायपालिका है, तो एक सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हर राज्यों के लिए अलग अलग हाई कोर्ट हैं, लेकिन हाई कोर्ट जो होते हैं वो राज्य के अंतर्गत नहीं होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे माने जाते हैं। तो जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों को की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक, तो उनके जितने भी न्यायाधीश होंगे सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय की। फिर तीसरा जो है, बाकी देखिए यह राष्ट्रपति का जो कार्य है वो पूरे संविधान में फैला हुआ है। हर संविधान में आप आगे पढ़ते जाएंगे जगह जगह राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति है उसका उल्लेख मिलता रहेगा, लेकिन एक मोटा मोटी प्रारूप यहाँ पे पढ़ा जाएगा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा जाएगा वैसे वैसे हम लोग उसकी गहराई को पढ़ा जाएगा कि किस प्रकार से करता है। भाई ये भी अपने मनमाना ढंग से नहीं किसी व्यक्ति को न्यायाधीश बना दे, हर चीज एक सीमा में परिसीमित है। ठीक, तीसरा जो है इसका नियुक्ति वो राज्यों के राज्यपाल का, जिस प्रकार से राष्ट्रपति जो होता है वो केंद्र का प्रमुख होता है, उसी प्रकार से राज्यपाल जो होता है वो राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है, और उसकी नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके प्रशासक का भी नियुक्ति वही करता है, या उप गवर्नर। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसको वहां के राज्यपाल नहीं बोला जाता है, वहां के उप राज्यपाल होते हैं। ठीक, या उप गवर्नर। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इतने लोगों की नियुक्ति करता है। फिर चौथा व्यक्ति की जो नियुक्ति करता है, देखिए बस बारीक से अखबार वगैरह में आप लोग देखते रहेंगे कि इसका जिक्र बराबर आता रहता है। आप डेली के अखबार उठाएंगे, ये जो पद बता रहे हैं उस पद के पदाधिकारी का नाम या उसके द्वारा किए गए कार्य बराबर अखबारों में आते रहते हैं। तो बस हम लोग को बस सिस्टम से देख लेना है किसकी किसकी नियुक्ति करता है, और ये परीक्षा में काफी पूछा जाता है प्रश्न।
जो भारत का महान्यायवादी होता है उसकी भी नियुक्ति यही करता है, राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी कौन होता है? तो वो सरकार का वकील होता है। तो सरकार के वकील की नियुक्ति भी यही करता है। यह इसके बारे में अलग से हम लोग महान्यायवादी के बारे में अलग से पढ़ा जाएगा, तो विस्तृत रूप से इसका उल्लेख किया जाएगा। बाकी इतना समझ लीजिए कि सरकार का उल्लेख करता वकील होता है और यह सरकार का कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व करता है। ठीक। फिर जो पांचवा है नियुक्ति, वह है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है कि जितने भी सरकार के द्वारा किए गए कार्य हैं उनकी ऑडिट की जाती है। ऑडिट क्या होता है? तो जो वास्तव में और जो कागजी कार्रवाई में जो कार्य दिया गया है, मतलब कि कोई कार्य हुआ उसका किताबी स्वरूप और वास्तविक स्वरूप दोनों का विश्लेषण ही ऑडिट कहलाता है कि वास्तव में यह कार्य हुआ है कि नहीं। तो इसका कार्य जो भी लेखा होता है, देश में कोई भी कार्य होगा वो बिना लेखा के होगा नहीं, उसकी बाकायदे वित्तीय पूरा उसका चर्चा होती है, लिखित रहेगा, तो उस लेखा की जांच करता है। तो इसकी नियुक्ति भी यही करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक। फिर जो छठवां नियुक्ति है वह है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। ध्यान दीजिएगा यहां पे जो देश स्तर का यूपीएससी है यानी संघ लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष और जो उसके सदस्य हैं उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इसके बारे में भी अलग से पढ़ा दिया जाएगा। ये भी संवैधानिक पद है, संवैधानिक संस्था है, तो इसके बारे में भी पढ़ा जाएगा अलग से। बस अभी इतना हम लोग को जानना है। ठीक। फिर जो सातवां है, कोई भी कमीशन बनेगा केंद्रीय स्तर पे, आयोग या ऑफिशियल कमीशन, जैसे वित्त आयोग हो गया। वित्त आयोग की तो हमारी जो संवैधानिक स्थिति है उसमें वहीं पे किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद हो जाएगा या कोई भी कमीशन बनता है वो किसी कार्य को की सिफारिश के लिए, तो ये सब राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ठीक। फिर आठवां है कि जो अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति के विशेष अधिकारी की नियुक्ति भी, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो उनके कल्याण के लिए कार्य कर सके, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्या होता है कि अनुसूचित राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि किसी क्षेत्र को वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और वहां पे एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा और वो उसके माध्यम से वो कार्य करवाएगा। ठीक। तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है। फिर देखिए 9वां,
अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग आयोग। देखिए इनके कल्याण के लिए आयोग भी बैठता है, उसके सदस्य, अध्यक्ष एवं सदस्यों के, ठीक। और जो अल्पसंख्यकों के लिए आयोग बना है उसके अध्यक्ष, जो अधिकारी होता है अल्पसंख्यकों का विशेष अधिकारी, उसको भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, ठीक। तो इतने लोगों को लगभग मोटा मोटी तौर पे वो नियुक्त करता है। मतलब कि जितने भी केंद्रीय स्तर पे चयन होता है वो सब राष्ट्रपति के माध्यम से ही या उसके नाम से ही किया जाता है, ठीक। मतलब कि वही करता है राष्ट्रपति। फिर बाकी जितने लोगों की नियुक्ति करता है उसकी पदच्युति भी यही कर सकता है, मतलब उसको अपने पद से यही हटा सकता है। लेकिन कैसे हटा सकता है, तो अपने जो संसद द्वारा विहित प्रक्रिया है उसी के तहत हटा सकता है। हटेंगे भी तो इसी के नाम से जो जो नियुक्त होते हैं। लेकिन हटने का ये नहीं है कि आज नियुक्त किया किसी को, नियुक्त भी करेगा वो नियम के अनुसार, हटाएगा भी उसको नियम के अनुसार। जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा संसद में, तो उसकी जो विहित प्रक्रिया है वो उसके अंतर्गत दी गई है, तो उसी के अंतर्गत उसको हटाया जा सकता है, ठीक। और कुछ कार्य जो है, कुछ नियुक्ति जो है राज्यपाल वगैरह की नियुक्ति वो मंत्रिपरिषद के मंत्रालय से करता है। मंत्रिपरिषद इसका सबसे सलाहकारी, सलाह के लिए ही मुख्य रूप से वो नियुक्त किया ही जाता है। मतलब मुख्य रूप से आप लोग जानते ही होंगे कि देश में मुख्यतः प्रधानमंत्री के द्वारा ही या मंत्रिपरिषद के द्वारा ही कार्य किया जाता है, बाकी ये सब इनके नाम से किया जाता है। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, सैनिक शक्ति। सैनिक शक्ति मतलब कि सेना के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं। तो देखिए यह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, यानी उससे बड़ा कोई नहीं है। दूसरा जो होता है कि युद्ध घोषणा, युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करेगा। यदि युद्ध की आशंका उत्पन्न होती है या युद्ध के जैसी स्थिति बन जाती है तो युद्ध की घोषणा ऑफिशियल रूप से राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा। या फिर जो शांति युद्ध चल रहा है फिर होगा कि अब युद्ध विराम कर दिया जाए, युद्ध विराम की जो घोषणा होगी वो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा, ठीक। ये सब पावर इसलिए दिया गया है कि देखिए देश लोकतांत्रिक है और इतना सटीक चीज यह महत्वपूर्ण होता है कि तीनों सेनाओं का भी सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति को बनाया गया है, एक विधायिका कांग के रूप में भी राष्ट्रपति को बनाया गया है। तो इस वातावरण में ये भी स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती कि सेना के द्वारा तख्ता पलट किया जा सके, जिस प्रकार से पाकिस्तान में हो जाया करता है बराबर। यहाँ पे इस प्रकार से संविधान को एक दूसरे में पिरो दिया गया है कि किसी को असीमित पावर नहीं दी गई है, सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। किसी के पास ऐसा शक्ति नहीं है कि जो अपने सीमा क्रॉस करके असीमित शक्ति उसके पास हो और वो जो मन में आए वो कार्य करे, ठीक। तो यहाँ पे हर चीज एक सिस्टम से रखा गया है। एक तरह से ये वैज्ञानिक सोच को भी दर्शाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो उस समय संविधान सभा में शामिल थे वास्तव में उनकी एक वैज्ञानिक सोच रही होगी, दूरदर्शी सोच रही होगी। काफी इतने अच्छे प्रावधान किसी भी संविधान में देखने को नहीं मिलते हैं जिसका हर कार्य को लगभग विस्तृत रूप से उसका उल्लेख संविधान में ही कर दिया गया है, हर व्यक्ति के पावर का जो भी संवैधानिक पद हैं, ठीक। तो सैनिक शक्ति में इतना ही मात्र होता है, ठीक। और जो तीसरा शक्ति है हम लोग का कूटनीति शक्ति पढ़ लेते हैं। और जो युद्ध वगैरह है वो सब भी अपनी इच्छा से नहीं है, वो जो
संसद या मंत्री परिषद की जो मंत्रालय है उसी के द्वारा कार्य किया जाता है। जो नियम बनाया गया है संसद द्वारा उसी नियम के तहत वो कार्य अपना करेगा। ठीक, हर चीज में मैं बता ही रहा हूं कि एक सीमा है राष्ट्रपति की, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो तीसरा है कूटनीतिक शक्तियां। इसमें क्या है कि जो पहला है वो विदेशों में राजदूत, विदेशों में हर देश में एक एक राजदूत बिठाए जाते हैं, दूतावास की स्थापना की जाती है कि उसके साथ भारत का मधुर संबंध बना रहे, या एक जो सहयोगिता का माध्यम है वो बना रहे आपस में। ठीक, आपस में किसी बातों को लेकर तनाव न उत्पन्न हो, विवाद न उत्पन्न हो, या अन्य आर्थिक गतिविधियां हैं, जो भी कार्य होते हैं, व्यापार होता है, तो सब उसके अंतर्गत अपना सही रहे, मतलब एक दूसरे के अंतर्गत सामंजस्य बैठा रहे, इसलिए राजदूतों की नियुक्ति की जाती है। तो विदेशों में जो राजदूत होते हैं या कूटनीतिक प्रतिनिधि, जो राजदूत या कूटनीतिक प्रतिनिधि, कूटनीतिक प्रतिनिधि से तात्पर्य यह है कि जितने भी कूटनीति यानी कि जो एक तरह से आप कह सकते हैं देश को किसी चीज के लिए मनवाना, या जितने जो भी है कूटनीति मतलब कि वो अपना एक व्यवहार विदेश में व्यवहार अपना बनाए, तो उसी को कूटनीति बोला जाएगा। जो व्यक्ति का स्वभाव होता है, एक व्यक्ति स्तर पर लेंगे तो व्यक्ति का स्वभाव होगा, वो व्यक्ति का कूटनीति हो गया, जो चाल चलन है। उसी प्रकार देश की जो कूटनीति है, समझौते हो जाते हैं, संधि करना है, क्या फायदा है क्या घाटा है, सब कूटनीति प्रतिनिधि अपने जाके कार्य करता है। ठीक, तो उसकी भी नियुक्ति जब होती है तो वो राष्ट्रपति ही करता है। क्या होता है कि जैसे कहीं दो देशों का मिलन होना है उसके प्रतिनिधियों का, तो वहां पे जो आपसी समझौता वो कूटनीति उसको बोला जाएगा। ठीक, दूसरा है कि जो विदेशी राजदूत आते हैं भारत में, जो विदेशों से जो भारत में नियुक्त होकर राजदूत आते हैं या विदेशों के कूटनीतिक प्रतिनिधि, ठीक, उनका स्वागत राष्ट्रपति करता है। ठीक, तो यह भी उसी के अंतर्गत कूटनीतिक शक्तियां या कर्तव्य में आता है। ठीक, फिर तीसरा है कि विदेशों से जितनी भी संधियां हैं, जितनी भी संधियां होंगी और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते, वो सब के सब राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा। ठीक, लेकिन यह वास्तविक रूप में कार्यान्वित तभी किया जाएगा जब संसद द्वारा इसको पारित कर दिया जाए, यानी संसद जब पारित कर देगी तभी यह आबद्धकारी रूप से लागू हो पाएगा। ठीक, लेकिन जो नाम होगा वो राष्ट्रपति का नाम ही उसमें रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये पोर्शन भी समाप्त हो गया जो कूटनीतिक शक्तियां हैं। अब आखिरी जो टॉपिक है वो न्यायिक शक्ति की बात कर लेते हैं हम लोग। न्यायिक शक्ति में क्या होता है कि इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ 60 भाषा में लिख देता हूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति ये करता है। ठीक,
जजों की नियुक्ति करता है। ठीक, फिर दूसरा है कि एक आर्टिकल है 143, उसमें दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति को कुछ ऐसा विषय है जिस पे लग रहा है कि उसे सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना चाहिए, तो उससे वो सलाह मांग सकता है। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दी गई सलाह है वो मानने के लिए राष्ट्रपति फिर बाध्य नहीं रहेगा। वो सलाह मांग रहा है, फिर वो सलाह पे कार्य करे या न करे। ठीक, तो जो सलाहकारी परामर्श 143 आर्टिकल में जो दिया गया है। ठीक, तो ये भी इसका न्यायिक शक्ति के अंतर्गत ही आता है। और न्यायिक शक्ति के अंतर्गत सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आता है क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 72। ठीक, तो उसको हम लोग देख लेते हैं अलग से। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। ठीक, आर्टिकल 72, इसमें क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई। किसको? तो राष्ट्रपति को। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किसी भी दोष सिद्ध व्यक्ति जिसकी दोषी सिद्ध हो चुकी है, उसके दंड को वो या तो क्षमा कर सकता है, या प्रविलंबन कर सकता है, या विराम कर सकता है, परिहार कर सकता है, या लघुकरण कर सकता है। ठीक, तो उसको हम लोग क्रमशः देखेंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि कैसे दंड को। तो यदि ऐसा दंड जिसको जो दंड है यदि सेना न्यायालय द्वारा दिया गया है, ठीक, या दूसरा यदि सेना के द्वारा कोई दंड दिया गया है तो उसको भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। फिर ऐसे विषय जिसपे संघ सरकार को कानून बनाने का अधिकार और उसने कानून बना के उस पर दंड दिया गया है, जहां तक उसके कार्यपालिका का विस्तार है, तो उस पे उस दंड को वो संघ के विस्तार, उस दंड को माफ या लघुकरण या क्षमा कर सकता है। ठीक, विषय विस्तार तक तो आप लोग समझ लीजिएगा उस समय। फिर ऐसे सभी मामले, चाहे वो क्यों ना राज्य सरकार के कानून द्वारा दिया गया हो, यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है, इन तीनों ही परिस्थिति में इसके पास ये शक्ति रहती है। ठीक, तो उसको वो किस प्रकार से क्या क्या कर सकता है, ठीक, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका जो पहला होता है वह होता है क्षमा। क्षमा से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि प्रदान किया गया है, तो उस यदि राष्ट्रपति को लगता है कि इसका स्वभाव वगैरह सब सही हो गया है, जिसे इस प्रकार से दिमाग में आ जाता है, तो उसको वह क्षमा कर सकता है। यानी कि वो उसको उस प्रकार से बना देगा कि जिस प्रकार से वो अपनी सजा पूरी कर लिया हो या एक सामान्य नागरिक बन गया हो। ठीक, तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है उस दंड को क्षमा करने की शक्ति। ठीक, फिर जो दूसरा है वो है लघुकरण। यानी इसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी दंड 100% भी माफ कर सकता है। ठीक, लघुकरण, लघुकरण क्या होता है? तो इसमें होता है कि बड़े दंड को छोटे दंड में कम करना है। ठीक, क्या करना है? बड़े दंड को छोटे दंड में कम करना है। जिसे कठोर कारावास को
को साधारण कारावास में बदल देता है। देखिए कठोर कारावास क्या होता है कि यानी कि जिससे सश्रम कारावास यानी कि परिश्रम भी करवाया जाए उसको कठोर कारावास कहा जाता है, और साधारण कारावास यानी कि बिना परिश्रम का कारावास उसको साधारण कारावास कहा जाता है। या कठोर कारावास में एकांत परिरोध वगैरह भी आ जाता है। तो ये सब जो बेड़ियां उड़ियां लगा के रखा जाता है, यदि उस प्रकार की स्थिति बनी हुई है तो उसमें भी कठोर कारावास में से साधारण कारावास में वो बदल सकता है। तो लघुकरण का अर्थ यही होगा। ठीक, फिर अगला है परिहार। यहाँ परिहार वंश की बात नहीं कर रहा है। परिहार का मतलब होता है कि जो दंड की मात्रा है उसकी प्रकृति में न परिवर्तन करके उसी को कम कर दिया जाए। जैसे किसी को कठोर कारावास दिया गया है 5 साल का, तो 5 साल से 3 साल कर दिया गया, या साधारण कारावास ही 5 साल का दिया गया है, 6 साल का दिया गया, उसको 4 साल कर गया, या 1 साल कर दिया गया, तो इसको परिहार बोला जाएगा। यानी कि प्रकृति में परिवर्तन न हो, उसी परिस्थिति में कम कर दिया जाए। किसकी अवधि को? तो जो दंड की अवधि है उसको। ठीक, तो ये है परिहार। फिर विराम। विराम क्या होता है? जैसे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जिसमें राष्ट्रपति को लगता है तो उसको कुछ दिन के लिए उसको दंड को विराम कर देता है। जैसे किसी गर्भवती महिला है, उसका बच्चा होने वाला है, तो उसको वो विराम प्रदान कर सकता है। ठीक, या कुछ उसको उसके अंतर्गत साधारण कारावास कठोर कारावास को साधारण कारावास में भी बदल सकता है, तो इसको विराम बोला जाएगा। ठीक, बाकी इससे ज्यादा एक प्रविलंबन होता है। तो प्रविलंबन में इसी प्रकार का होता है, बस इसमें यह होता है कि जब किसी मृत्युदंड व्यक्ति को दिया गया है तो राष्ट्रपति के लिए जब वो आवेदन देता है तो उसको मृत्युदंड को रोक दिया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया तो वो राष्ट्रपति के आवेदन दे देगा, तब तक उसको फांसी नहीं दी जाएगी जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा मृत्युदंड को उसके जो आवेदन है उसको बता न दिया जाए। ठीक, तो इस प्रकार से इसका वर्णन क्षमादान शक्ति का किया गया आर्टिकल 72 में। ठीक, तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़े हैं कि जो सैनिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कूटनीतिक शक्ति है, इन चीजों को हम लोग ने पढ़ा राष्ट्रपति का। और कल हम लोग पढ़ेंगे विधायी शक्ति और आपातकालीन शक्ति। काफी उसका टॉपिक बड़ा था, इस वजह से मैं आज इसको नहीं लिया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।